नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गहलोत अपना अपने इस एग्जाम रिवाइजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में क्या देख रहे हो, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की हमने पूरी प्लेलिस्ट यूनिट 5 पेपर सेकंड, कौन सा पेपर, पेपर सेकंड की यूनिट 5 की पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे इस एग्जाम रिवाइजर पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों एक बार आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को शेयर कर दो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ। दोस्तों चलो, हमने देखो पहले 3 क्लास ले ली थी। पहले 3 क्लास में हमने क्या क्या देखा था वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा के बता देता हूं। पहली क्लास 3 क्लास थी। सबसे पहले हमने देखा था कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में और व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम की इतनी अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि सिस्टम होता कैसा है, सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरा जो वीडियो था कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की विशेषता के बारे में था। क्या कंप्यूटर की हिस्ट्री और विशेषता के बारे में दूसरा वीडियो था। तीसरा जो वीडियो था कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ऐसा तो है नहीं कि जो आपके मोबाइल में जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो वो आज ही बन के आ गया, नहीं, उसको बनाने में कितने साल लगे, कितने दशक लगे थे, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ था, कौन सी डिवाइस सबसे पहले आई थी, किस डिवाइस का क्या नाम था, यह हर एक चीज मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में दे दी है। अब आज हमारा चौथा वीडियो है, क्लास चौथी है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर को किस आधार पे कौन सा पार्ट डिवाइड किया है, इन सारी चीज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों ठीक है, जुड़े रहना मेरे साथ। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर एग्जाम रिवाइजर को आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, वहां पे इनकी सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर के वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखो मैं आपको यहां पे इंग्लिश लिख रखी है, मैं इसकी हिंदी आपके साथ में यहां पे लिख के बता देता हूं। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, अब देखो मेरे साथियों, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। आप एक तो अपने घर में कंप्यूटर यूज कर रहे हो, एक किसी ऑफिस में आपने कंप्यूटर को यूज करते हुए देखा, एक आप बैंक में जाते हो वहां पर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो क्या आपके घर में जो यूज कर रहे हो और जो बैंक में यूज हो रहा है वो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, वो दोनों अलग अलग है। देखो आपको बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं अपने पर्पज के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, कि हमारे कार्य के अनुसार, कुछ जनरल कार्य के लिए होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज कार्य के लिए होते हैं। अब आपने एक और जगह पे गए होंगे, आप पेट्रोल पंप पे गए हो, पेट्रोल पंप पर जो भी वो एक पेट्रोल की क्वांटिटी को वो मेजर कर रहा है, वो भी एक कंप्यूटर की डिवाइस है। लेकिन कौन से टाइप का कंप्यूटर है वो, और जो आप घर में घर में उपयोग ले रहे हो कंप्यूटर, वो और पेट्रोल पंप पे जो लगा है, क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं। अब देखो एक और चीज है, आप किसी भी बड़ी संस्थान जैसे कि अनुसंधान संस्थान हो गई, कोई भी मौसम की पूर्व अनुमान जानकारी के लिए जो कंप्यूटर यूज हो रहा है और जो आप यूज कर रहे हो, वो भी दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो इन सारी चीज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब देखो कंप्यूटर का वर्गीकरण, मेजर 3 पार्ट में कंप्यूटर का वर्गीकरण है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण है 3 पार्ट में। पहला कौन सा है? पर्पज के आधार पर, पर्पज, या आप ऐसे लिख दो इसको उपयोग के आधार पर। क्या बोल सकते हो आप? उपयोग के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके उद्देश्य नेक है? क्या आपके उद्देश्य नेक है? तो उस उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन सा? एक जनरल, जनरल को आप क्या बोल सकते हो हिंदी में? जनरल को आप क्या बोल सकते हो हिंदी में? क्या आपको पता है? थोड़ी थोड़ी जो इंग्लिश है उसको मैं सारी यहां पे हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो जनरल, जनरल को आप बोल सकते हो सामान्य उद्देश्य के लिए। क्या? सामान्य उद्देश्य के लिए। आपका सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? नेट पर ब्राउजिंग करना, गेम खेलना या ट्रेडिंग वगैरह करना, यह आपके सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो उनका प्रोसेसर या उनके स्टोरेज कैपेसिटी वो जो होती है, जो वो सामान्य होती है,
और दूसरा होता है स्पेसिफिक, मतलब कि स्पेशल होते हैं। स्पेशल जो होते हैं कौन से होते हैं, जैसे कि कोई सर्वर के रूप में आप यूज कर रहे हो कहीं पे भी, क्या सर्वर के रूप में आप बैंक में गए हो, वहां पर बैंक में एक सर्वर बनाया जाता है, तो वो कंप्यूटर जो होता है वो एक अलग कंप्यूटर होता है। देखो आपको बाहर से दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है वो दोनों की अलग अलग है। स्पेसिफिक पर्पज कैसे, आपने सर्वर के रूप में कोई कंप्यूटर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उस कंप्यूटर को अलग तरीके से डेवलप करोगे, अलग तरीके से वो आपको क्रिएट करके देंगे। जैसे कि आप कभी मार्केट में गए होंगे लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर लेने के लिए, तब सबसे पहले दुकानदार आपको क्या बोलता है, एक ही चीज बोलता है कि सर आप इस कंप्यूटर का यूज किसके लिए करोगे। आपसे वो यूज पूछता है कि आपका उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य है या स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज के लिए आप उसको बनवा रहे हो। वो उद्देश्य आपका जानने के बाद में फिर वो आपको सजेशन करता है कि सर आपको यह कंप्यूटर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपका पर्पज के आधार पर दो टाइप हो गए, कौन से, याद रख लेना, जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है, सामान्य, ठीक है। दूसरा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या बोल सकते हो आप इसको, डेटा को प्रोसेस करने के आधार पर, हिंदी में क्या वो हैंडलिंग भी बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि डेटा को प्रोसेस करने के आधार पर। अब इस चीज को समझो, प्रोसेस करने के आधार पर कैसे, इसके भी तीन टाइप है। आगे आप क्लास के आखिरी तक जुड़े रहना, इतने अच्छे अच्छे डायग्राम जो आपको शायद ही किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे से मैं इनको आपके ग्राउंड लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कंप्यूटर एक जो सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश टर्म बहुत सी यूज होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे जीरो स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर आपको आपकी भाषा में, आपकी नेचुरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं खुद आपको है ना इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हुए, हिंदी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट देते हुए मैं आपको कंप्यूटर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे साथियों। देखो अब देखो डेटा हैंडलिंग, डेटा को प्रोसेस करने के आधार पर, प्रोसेसिंग डेटा, एक चीज ऐसे आप समझो बेसिक, डेटा को स्टोर कंप्यूटर में किस फॉर्मेट में होता है, आपको पता है क्या, ये बात नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कंप्यूटर में डेटा जो होता है, स्टोर होता है, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में कैसे, 0 और 1 के रूप में, 0 और 1 के रूप में, समझो यहां पे 0 और 1 के रूप में। तो आप यह भी बोल सकते हो 0 और 1 के रूप में। तो बताओ क्या 0 और 1 को मिला के आपकी सारी, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो भी आपने कार्य किया है, क्या वो 0 और 1 के रूप में लिख सकते हो आप? यस, जी हां, आप लिख सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम कोडिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद में आप हर एक चीज लिख सकते हो। आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक कोडिंग का नाम सुना होगा कि बाइनरी कोडिंग जो होती है या कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसको अगर आपका थोड़े सा भी आपको नॉलेज है तो आप इसको अच्छे से, मतलब कि कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा कौन सी है, बाइनरी भाषा है। क्या कंप्यूटर इंग्लिश समझता है? आप इंग्लिश में लिखते हो, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता है। बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, तो क्या करता है कंप्यूटर, उस इंग्लिश को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के रूप में, 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है मेरे साथियों, अब देखो डेटा हैंडलिंग, अब देखो 0 और 1 बाइनरी हो गया। जो कंप्यूटर बाइनरी डेटा पर कार्य करता है या 0 और 1 की फॉर्म में कार्य करता है, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। कौन से होते हैं कंप्यूटर मेरे साथियों, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा, जो कंप्यूटर किसी भी मात्रा को मापने के आधार पर कार्य करते हैं, या एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल का सिंबल क्या होता है, साइन वेव। बाइनरी सिग्नल का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर, जो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो मेरे एक वीडियो में डेटा, बाइनरी डेटा और एनालॉग डेटा के ऊपर एक वीडियो बना रखा है,
उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है साथियों। ठीक है, अब देखो ये डिजिटल हो गया। एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो मैं समझू, एनालॉग कंप्यूटर, पेट्रोल पंप पर आप जाते हो, पेट्रोल आपने भरवाया है, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? क्या नहीं, आप उसको काउंट कर सकते हो? नहीं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। क्या आप उस आउटपुट को स्विच कर सकते हो? क्या नहीं। कैसे, वो मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अब देखो एनालॉग, वहां पर जो आपके पेट्रोल की मात्रा है, उस मात्रा को किस में मापा जाता है? लीटर्स में मापा जाता है। उस मात्रा को मापा जाता है लीटर्स में। तो वो जो पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर उस पेट्रोल की क्वांटिटी को मापते हैं, वो कौन से कंप्यूटर हो गए? एनालॉग कंप्यूटर हो गए। ठीक है, अब उस क्वांटिटी को मापने के बाद में जो आपको वो चीज दिख रही है बोर्ड पर मतलब वहां पर मीटर में आप देख रहे हो कि मैंने 110 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया है, जो कि 0.96 आया है मेरे गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो वो जो दोनों चीज आपको दिख रही है, देखो बैकएंड के अंदर क्या हुआ, उस क्वांटिटी को मापा गया, फ्रंट एंड में आपको वो डिजिटल में दिखा रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है मेरे साथियों, क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया डेटा के प्रोसेसिंग के आधार पर डेटा, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड बोलते हैं। अब आगे समझो अगला, फंक्शनलिटी। अब देखो ये क्या चीज है, इसको आप ये भी बोल सकते हो साइज के आधार पर या कॉस्ट के आधार पर। क्या बोल सकते हो? साइज और कॉस्ट के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब आपने बहुत सा नाम ऐसा सुना होगा कि ये सुपर कंप्यूटर है, वो माइक्रो कंप्यूटर है, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये ऐसा आपने नाम सुना होगा। लेकिन देखो दोस्तों, मेरे साथ मैं आपको आज सही तरीके से बता रहा हूं कि साइज और कॉस्ट कैसे। देखो सुपर कंप्यूटर को आपने देखा है क्या कभी? शायद किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक पर्पज या अनुसंधान कार्य के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन आपने माइक्रो और मिनी कंप्यूटर देखा है। ये जो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। अब देखो साइज और कॉस्ट के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी होती है, सुपर कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी होती है कि आप उसको एक रूम में नहीं सेट कर सकते हो, आप किसी उस एक रूम के अंदर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अच्छी लैब की रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे साथियों। उसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद साइज और कॉस्ट, सुपर कंप्यूटर और एक चीज और देख लो, साइज, कॉस्ट और यहां पर यह हो सकता है कि प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर भी आप ऐसे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर। अब देखो एक ही चीज के मैंने 3 से 4 नाम बता दिए हैं। देखो आरपीएससी क्या करता है, आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड और एसएससी क्या करता है, उसका हमेशा अल्टरनेट नेम यूज करता है। जो मैक्सिमम गाइड में नेम दे रखा है उस नाम को यूज नहीं करता है। अब देखो आपके लाइब्रेरियन वाले, जो आपका पिछला पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो बिल्कुल सीधे सीधा जो नाम है बुक में गाइडों में दिख रहा है वो पूछा है। लेकिन फिर भी हम क्या नहीं ले सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको सारा बता दिया। देखो फंक्शनलिटी के आधार पर, प्रोसेसिंग की क्षमता के आधार पर, या साइज के आधार पर, या कॉस्ट के आधार पर। ठीक है, तो अब इन सारे के आधार पर कंप्यूटर का पहला टाइप कौन सा है? सुपर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप कौन सा है? मेन फ्रेम। एक चीज याद रख लेना, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में सबसे ज्यादा एक ही चीज पूछी जाती है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? अब देखो, मैं आपको बताता हूं मेन फ्रेम कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को और बिग आयरन, क्या? बिग आयरन, बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। मेन फ्रेम से पूछेगा, एक ही पूछेगा बिग आयरन। सुपर कंप्यूटर से पूछेगा तो आपसे एक ही पूछेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? फ्लॉप्स में। किसमें? फ्लॉप्स में। यह भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो यहां पे लिख रहा हूं इन चीज को आप पॉइंट के रूप में बना के अपनी नोटबुक में लिख लेना मेरे साथियों। उसके बाद में होता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर होता है माइक्रो कंप्यूटर। देखो, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे या तो इन दोनों से बनेंगे, सुपर और मेन फ्रेम से। अगर नहीं बना तो फिर बनेगा सिर्फ माइक्रो से। क्यों? क्योंकि इतने पेपर देखे हैं मैंने, सारे पेपर का एनालिसिस किया है, सारे पेपर का रिव्यू किया है, सारे पेपर के क्वेश्चन को देखा है। कंप्यूटर के वर्गीकरण में क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं? कंप्यूटर के वर्गीकरण में क्वेश्चन पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो से। और फिर अगर डेटा हैंडलिंग में पूछ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है एनालॉग और डिजिटल से, बाकी और किसी से नहीं पूछ रहे। लेकिन आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से बना लेना। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि यह ऐसा आपको फ्लो चार्ट और किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। यह मैंने आपके समझने के हिसाब से आपको जीरो लेवल का समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम को बनाया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रख लेना, माइक्रो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है पोर्टेबल कंप्यूटर। इसके बारे में भी हम अभी आगे वाली स्लाइड में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। ठीक है मेरे साथियों। अब देखो, पर्पज के आधार पर मैंने पहले पूरा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम इसकी एक एक कंप्यूटर के टाइप को उठा के इन सारे को डिस्कस करेंगे। यह क्लास हमारी 1 से 1.5 घंटे तक की रहेगी, लेकिन इसमें कंप्यूटर का वर्गीकरण आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। इसमें मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज समझा दी है। अब मैं वापस इसका पर्पज के आधार पर, उपयोग के आधार पर, जो पहला टाइप है इस टाइप को मैं लेता हूं। उसमें हम पहले देखेंगे जनरल, फिर देखेंगे स्पेसिफिक, पर्पज। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलो। अब पर्पज के आधार पर आपके उद्देश्य के आधार पर, किसके? आपके उद्देश्य के आधार पर। और आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? आपका उद्देश्य एक नेक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके उद्देश्य नेक नहीं है, आपके उद्देश्य नेक होने चाहिए। पर्पज के आधार पर सबसे पहला है जनरल कंप्यूटर, जनरल पर्पज, सामान्य उद्देश्य। क्या है? सामान्य उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। दूसरा क्या है? विशेष उद्देश्य के आधार पर, विशेष उद्देश्य के आधार पर, सामान्य उद्देश्य के आधार पर। हिंदी में लिख दिया है मैंने, समझ लेना। आपके लिए हिंदी में लिखना बहुत ही टफ चीज है, क्योंकि कंप्यूटर को आप हिंदी में नहीं समझ सकते। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कंप्यूटर को पूरा का पूरा इंग्लिश में समझाने की, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। आपके 10 वर्ड में से एक वर्ड इंग्लिश का आएगा, उसकी भी मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। कोशिश पूरी यही रहेगी मेरी। ठीक है। सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो किसी सामान्य कार्य के लिए, समझो पहले डेफिनेशन समझो, फिर मैं आपको बोल करके आपको बताऊंगा। वह कंप्यूटर जो किसी सामान्य कार्य, क्या? सामान्य कार्य। आपके सामान्य कार्य क्या हो सकते हैं? सामान्य कार्य, सबसे आजकल जो मेजर सामान्य कार्य है वह है लोगों का गेम खेलना। ठीक है, क्योंकि आजकल के लोग, आजकल के नौजवान उस गेम के चक्कर में न जाने पूरी रात बर्बाद कर देते हैं। आज हर एक विद्यार्थी, पता नहीं कैसे कैसे गेम आ गए हैं कि गेम के चक्कर में पूरी रात बर्बाद कर देते हैं। और एक दूसरी रील्स,
इन दो चीजों का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो अपने एम को, वो अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमें घर वालों ने घर से दूर किस हालात को समझते हुए हमें घर से इतना दूर भेजा है, लेकिन वह लोग नहीं समझ पाते। तो मैं आपसे यही एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि देखो, सिलेक्शन हो या नहीं हो वो बाद की बात है, लेकिन आपको आपकी तरफ से 100% देना है। आपका जब रिजल्ट आए तब आप अपने आप से आंखें मिला सको, आप ग्लास में, कांच में देख के अपने आप को फेस कर सकते हो कि हां मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है। मैंने एक दिन भी इधर उधर फालतू काम में व्यर्थ नहीं किया है। तो दोस्तों आपको है ना आपकी तरफ से 100% देना है। इस रील्स के चक्कर में, गेम के चक्कर में कुछ भी नहीं है। गेम के चक्कर और रील्स के चक्कर में कुछ भी नहीं है। देखो समझो, जनरल पर्पज वह कंप्यूटर जो किसी सामान्य कार्य करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। सामान्य कार्य, गेम खेलना, चैटिंग करना, कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, रिज्यूम बनाना, किसी को हाय हेलो का मैसेज करना, वो काम तो आप सबसे पहले करते हो, मेरे को भी पता है। लेकिन जो ये कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर आप यूज करते हो वो हो गए जनरल पर्पज कंप्यूटर। कौन से? जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों, बता दो। यह चीज आगे के, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने CV बनाई, ठीक है, आपका बायोडेटा आपने क्रिएट किया, ये सारे के सारे बनाने के लिए। और आगे देखो, ये आदि चीजें बनाने के लिए, तथा इसके जो CPU, अब देखो CPU की फुल फॉर्म क्या, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखा है CPU के बारे में, फिर भी आपको बता देता हूं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रख लेना मेरे साथियों। ठीक है, CPU के कितने कंपोनेंट है मेजर? 3 कंपोनेंट है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि निम्न में से किसी 2 को सेलेक्ट करो, तो कौन से सेलेक्ट करने हैं आपको? मैंने बताया है CU, कंट्रोल यूनिट, जिसको केंद्रीय नाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या सेलेक्ट करना? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को लॉजिकली या अर्थमेटिक रूप से डेटा पर प्रोसेसिंग करती है। ये 2 यूनिट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, CPU की क्षमता कम होती है तथा कीमत भी कम होती है। जनरल पर्पस जो आप कंप्यूटर लेते हो उसकी जो है CPU की क्षमता भी कम होती है। CPU की क्षमता बोले तो ये बोल रहा है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसका प्रोसेसर की कैपेसिटी जो नॉर्मल रहेगी, एवरेज प्रोसेस रहेगा। और कीमत अगर जनरल पर्पस कंप्यूटर की 4 से 5 लाख रख दे, 4 से 5 लाख, तो क्या आप उसको खरीद दोगे? नहीं खरीदोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 से 5 लाख रुपए में अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमारे जनरल पर्पज के उद्देश्य से वो कॉस्ट हम एफर्ड नहीं कर सकते मेरे साथियों। तो क्या होता है, इसका कीमत भी कम रखी जाती है और CPU की क्षमता भी कम होती है। CPU की क्षमता बोले तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसके डेटा को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आगे देखो, स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर, जिसका हिंदी में क्या बोलोगे आप? विशेष, क्या बोलोगे? विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। क्या बोलोगे? विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं तथा उनके CPU की क्षमता अधिक होती है। विशेष कार्य कैसा? आपके हाय हेलो भेजने वाला कोई विशेष कार्य नहीं होता है। अगर आपका कोई साथी बोलता है यह काम कर, तो आप क्या बोलते हो
कि मैं उसके साथ बात कर रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। अरे बावड़े लोगों, वो काम नहीं, आपके आखिर में काम, आपके मुसीबत की घड़ी में आपका साथी, आपका दोस्त ही काम आएगा। और एक सच्चा दोस्त जो होता है आपको उस तरफ ले जा सकता है कि आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपका कोई साथी आपको कोई कार्य करने के लिए टोके या आपको मना करे, आप उसका बुरा जरूर मानते हो, लेकिन यह समझ लेना कि आपका सच्चा साथी वही है, क्योंकि वह यह चाहता है कि आप कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते पर नहीं जावे। ठीक है, अब देखो, वह कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं तथा उनके सीपीयू की क्षमता अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मौसम विभाग। मौसम विभाग आपको मौसम की पूर्व अनुमान लगाना है, तब आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर से लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे। उसके लिए आपको विशेष पर्पस वाले कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। उपग्रह संचालन, आप अगर किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो क्या आप जनरल पर्पस कंप्यूटर से कर लोगे? नहीं करोगे। उसके लिए भी आपको क्या, बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, समुद्र विज्ञान आदि, ठीक है, इन सब के लिए क्या आपको विशेष पर्पज वाले कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। आगे चलो, आपने एक पहला टाइप कंप्लीट किया है, कौन सा? पर्पज के आधार पर। कौन सा? ये देखो यहां पे देख, पर्पज के आधार पर। पहला कौन सा है? पर्पज के आधार पर, जिसके दो टाइप है कंप्यूटर के, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशेष उद्देश्य के। ठीक है, आगे चलो, डेटा के प्रोसेसिंग के आधार पर। क्या? डेटा के प्रोसेसिंग के आधार पर, इसको समझो आप। डेटा, कोई भी आपका डेटा होता है, उस डेटा पर प्रोसेसिंग किस अनुसार किया जाता है। डेटा आपका एनालॉग डेटा भी हो गया, डिजिटल डेटा भी हो गया। उस डेटा पर प्रोसेस करने के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो बोल सकते हो, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो डेटा, ये देखो, और एक चीज मेरे को बताओ, इस डेटा को आप हिंदी में ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो? हमेशा ध्यान रख लेना, ये पढ़ने में ऐसे इंग्लिश में आप पढ़ोगे, इसको डेटा पढ़ोगे, डाटा पढ़ोगे, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो आपको डेटा लिखना पड़ेगा, न कि डाटा। ठीक है, डाटा अलग चीज होती है और डेटा अलग होता है, तो आपको हिंदी में क्या लिखना है? डेटा लिखना है। ठीक है मेरे साथियों, अब देखो एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहले समझो एनालॉग कंप्यूटर। मैं आपको यहां पे अलग स्लाइड लेके समझा देता हूं। देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। तो उससे पहले आप समझ लो एनालॉग डेटा। ये एक स्लाइड में आपको पूरी लिख के बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा लाइब्रेरियन वालों को नहीं बताया, किसी और को बता दिया है। वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, तो मैं आपको 5 मिनट की चीजें मैं यहां पे बता देता हूं। एनालॉग डेटा वह डेटा होता है जो एनालॉग डेटा आप ऐसे समझो कि वो एक तो अनकाउंटेबल होते हैं और उसके आउटपुट को आप स्विच नहीं कर सकते हो। अब समझो एनालॉग डेटा का सिंबल कैसा रहता है, आप उसको साइन वेव में एनालॉग डेटा को क्या करते हो? दर्शाते हो। ठीक है, एनालॉग डेटा को किसमें? साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब डिजिटल डेटा क्या होता है? डिजिटल डेटा यही देख लो साइड में, एनालॉग डेटा ऐसा हो गया, या एनालॉग सिग्नल बोल दो आप, एनालॉग सिग्नल। दूसरा क्या होता है? डिजिटल सिग्नल या डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा, ठीक है, या डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स को आप कैसे दर्शाते हो?
स्क्वायर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये जो आपका मैंने जो ये सिंबल बनाया है, ये कौन सा हो गया? डिजिटल। डिजिटल के अंदर क्या होता है? 0 और 1, 0 और 1 के रूप में डिजिटल सिग्नल या डिजिटल डेटा कार्य करता है। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलो। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझते हैं हम। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वो हमने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स का एक सिंबल के रूप में प्रस्तुतिकरण हमने देखा था। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखो एनालॉग कंप्यूटर की। किसकी? एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर जिसका उपयोग भौतिक इकाइयों, फिजिकल यूनिट, क्या? फिजिकल यूनिट, हिंदी में बोलते हैं उसको भौतिक इकाइयों, भौतिक इकाइयां। ठीक है, जैसे दाब, दाब क्या? टेम्परेचर, वोल्टेज आदि को, दाब, तापमान, वोल्टेज, दाब हो गया, तापमान हो गया, वोल्टेज हो गया, इस आदि को मापने के लिए देखो आपको टेम्परेचर भी मेजर करना पड़ेगा, आपको दाब भी मापना पड़ेगा, वोल्टेज को भी मापना पड़ेगा। तो क्या आप उसको बैठ के गिन सकते हो क्या कि 1 2 दाब कितना है, तापमान कितना है? आप उसको ऐसे गिन नहीं सकते हो। तो उसको मापने के लिए, उसके मापने के लिए एक अलग यूनिट होती है, या अलग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, या अलग सिंबल होते हैं। वो कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दाब, तापमान, वोल्टेज आदि को मापने के लिए किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का भौतिक इकाई, फिजिकल पार्ट को। ठीक है, भौतिक डिवाइस क्या होती है या फिजिकल यूनिट क्या होती है, यह मैंने मेरे सेकेंड वीडियो में अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जिसका आउटपुट क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, जिसका आउटपुट क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और क्या होता है? और क्या होता है? डू नॉट स्विच, यू कैन नॉट स्विच दैट आउटपुट। ठीक है, आप उस आउटपुट को क्या नहीं कर सकते हो? स्विच नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? स्विच नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, वापस क्लियर कर देता हूं, हिंदी में लिखता हूं कि आप उसके आउटपुट को स्विच नहीं कर सकते, आउटपुट को बदल नहीं सकते। कैनॉट स्विच आउटपुट। ठीक है मेरे साथियों, याद रख लेना। एनालॉग कंप्यूटर में 3 पॉइंट आपको याद रखने। फिजिकल यूनिट्स को मेजर करता है या फिजिकल यूनिट्स को मापता है, अनकाउंटेबल आउटपुट, एंड आउटपुट स्विच नहीं होता। ठीक है, कैनॉट स्विच आउटपुट एंड अनकाउंटेबल, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो कुछ दिख रहा है आपको, इतने अच्छे अच्छे चित्र जो आपके लिए मैं लेके आया हूं। एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल देखो, या एनालॉग के लिए एनालॉग सिग्नल या एनालॉग डेटा को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए ये एग्जाम्पल है। देखो, ठीक है, इन 3 चीजों को आपने कहीं ना कहीं देखा है। शायद पहली चीज को आपने नहीं देखा है, लेकिन इस दूसरी को और तीसरी को तो आपने 101% देखा है। पहला क्या होता है? मल्टीमीटर होता है। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल होता है मल्टीमीटर। अब देखो, इसको आपने कहां देखा है? आपके घर में फैन है, यस। पंखा घर में, आपके घर में क्या? सबके घर में होता है। वो पंखा खराब भी हुआ क्या कभी? हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो खराब तो होएगी, एक ना एक दिन तो खराब होएगी। पंखा आपका खराब होता है, आप उसको कहां? मैकेनिक के पास, मिस्त्री के पास लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? तो वो सबसे पहले क्या करता है? उन 2 वायर पर एक ऐसा मीटर रहता है, ये रेड वाले जो है वो फैन के, एक तो फैन के वायर पर टच करता है और दूसरा फैन की बॉडी पर टच करता है, और ये दोनों जो है यहां पर इंसर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में यह जो मीटर है, यह जो है ऐसे
ऐसा रहता है बना हुआ, यहां पे एक एरो रहता है, वो सीधा का सीधा ऐसे आ जाता है। तो वो क्या बोलता है कि आपकी बॉडी में अर्थिंग है, यह प्रॉब्लम है। वो मल्टीमीटर से चेक करके आपको बता देता है। ठीक है, अगला समझो स्पीडोमीटर। इसके बारे में शायद नहीं, मुझे लगता है कि आपको मैं बताऊं। क्यों स्पीडोमीटर? आपने इसकी स्पीड पर 101% कार्य किया है। आप सब चाहते हो कि आपकी गाड़ी भागे रोड पर, जब आपकी गाड़ी रोड पर दौड़े तब आपको 4 लोग देखें और आगे जाके आप गिर जाओगे, फिर 4 लोग वापस आपको उठाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनालॉग सिग्नल को, जैसे कि ये स्पीडोमीटर जो गाड़ियों के मीटर में लगा होता है। ठीक है, अब ये देखो तीसरा थर्मोमीटर। ये क्या होता है? थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये देखो ये ऐसा बना रहता है। आप कभी भी बीमार हुए हैं? हर कोई इंसान बीमार होता है। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार होता है, तब वो क्या करता है कि आपके शरीर के, आपके बॉडी का टेम्परेचर मापता है। टेम्परेचर किससे मापता है? थर्मोमीटर से मापता है। वो आपको एक ऐसी प्रणाली जैसा देता है और बोलता है आप इसको अपने हाथ में दबाओ, तब उसको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये क्या चीज है? थर्मोमीटर है। तो इसके 3 एग्जाम्पल है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या? मल्टीमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलो। अब आगे आपके क्या? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। किसका? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो आज आप यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल भी एक क्या है? कंप्यूटर है। आपका मोबाइल भी क्या है? एक कंप्यूटर है। आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आपका मोबाइल क्या कंप्यूटर है, यस या नो, तो यस। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? समझो, समझो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, डेटा की प्रोसेसिंग करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है, 101% करता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रोसेसिंग करता है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, क्या है? वॉशिंग मशीन है। तो क्या वो भी एक कंप्यूटर है? जी हां, वॉशिंग मशीन वो भी एक कंप्यूटर है। ऑफकोर्स वो भी एक कंप्यूटर है। उसके ऊपर भी एक क्या? एक सिस्टम होता है। वॉशिंग मशीन में कौन सा सिस्टम होता है? नोट लगा के लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर एक चिप के अंदर फिक्स टास्क कि इस डिवाइस को यह कार्य करना है, यह बताकर उस चिप को उस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल या उस हार्डवेयर की सॉकेट पर लगा दिया जाता है। फिर वो हार्डवेयर डिवाइस एक फिक्स कार्य करती है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, वो कार्य क्या करेगी? कपड़े धोने का ही कार्य करेगी। क्या आपको वॉशिंग मशीन को आप ये बोल सकते हो कि वॉट इज 2+2? तो वो कैलकुलेशन करके आपको नहीं देगी। समझ गए? अब देखो आगे, मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, मोबाइल, इसके बारे में आपको बताया। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर समझो। अब वापस आप हमारे मुद्दे पर आ जाओ, आपके मुद्दे पर आ जाओ। ठीक है, एक कंप्यूटर, क्या? एक कंप्यूटर जो डेटा को बाइनरी डिजिट कौन सी? 0 और 1। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर डेटा को, कंप्यूटर डेटा को बाइनरी डिजिट के रूप में, बाइनरी डिजिट के रूप में डेटा को स्टोरेज डिवाइस में
स्टोर करता है। यह क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि कंप्यूटर अपने डेटा को आउटपुट, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया था वो समझो, मेरी लैंग्वेज समझना। एक कंप्यूटर अपने डेटा को यूजर को आउटपुट पर डिस्प्ले करने के बाद में उस आउटपुट को किस फॉर्म में स्टोर करता है। अब वो चाहता तो सीधा यही पूछ लेता कंप्यूटर डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन नहीं, उसने इतना घुमाया कि आउटपुट दिखाने के बाद में फिर वो, और हमेशा साथियों ऐसा ही होता है कि आउटपुट आपको अगर कंप्यूटर ने डिस्प्ले यूनिट या आउटपुट डिवाइस के द्वारा आपको आउटपुट दिखा दिया है, दिखाने के बाद में अगर उस आउटपुट की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, आप इंस्ट्रक्शन आप कमांड दोगे तो वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करेगा। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो आपको आउटपुट दिख रहा है वह आउटपुट कहीं ना कहीं पहले स्टोर तो है, तभी तो वो आपको दिख रहा है। तो वो कहां स्टोर रहता है? रजिस्टर में। कहां? रजिस्टर। वह नहीं जो आप किसी को खत लिखते हो, यह रजिस्टर वह है, रजिस्टर वह है जो एक स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? जो सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग किए गए इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है। रजिस्टर के 6 पार्ट या 7 पार्ट होते हैं मेजर, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा, इसके बारे में मेरे को नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। जो आप घर में यूज ले रहे हो वो कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलो अगला पार्ट देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया? कॉम्बो। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है बताओ? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। देखो कितने अच्छे अच्छे चित्र आपके लिए लेके आया हूं मैं। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, उन दोनों का इक्वल क्या होता है? हाइब्रिड होता है। इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड होता है। अब देखो एक कंप्यूटर जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की समान रूप से विशेषता होती है, जैसे एग्जाम्पल देखो ईसीजी। ईसीजी आपने नाम सुना है, आप हॉस्पिटल गए हो, ईसीजी एक जांच होती है। ठीक है, ईसीजी के अंदर जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को अंडरस्टैंड करता है, डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा को अंडरस्टैंड करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। आगे चलो। ठीक है अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। पेट्रोल पंप पर जो आपका वो मीटर लगा रहता है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें दोनों कार्य होते हैं। उसमें दोनों कार्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप समझ लेना। ठीक है, आगे चलो। अब देखो साइज, कॉस्ट या पर्पज, नहीं सॉरी, प्रोसेस या फंक्शनलिटी, इनके आधार पर, साइज के आधार पर, ठीक है, कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसके आधार पर, कॉस्ट लागत के आधार पर, लागत के आधार पर, प्रोसेसिंग क्षमता उसकी कितनी है, कि प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता किसकी है, सबसे कम प्रोसेसिंग क्षमता किसकी है, इसके आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। हमने अभी 2 चीजों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा। पहला कौन सा था? आपको पर्पज के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, कौन सा? जनरल पर्पज कंप्यूटर। दूसरा स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने देखा था डेटा हैंडलिंग के आधार पर या डेटा के प्रोसेस करने के आधार पर, कि वो प्रोसेस किस टाइप में कर रहा है। देखो आप यहां प्रोसेस है और वहां पे भी डेटा प्रोसेस है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाओगे। लेकिन प्रोसेस करने के टाइप के अकॉर्डिंग एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, और अब ये क्या है? तीसरा है, ठीक है, साइज, कॉस्ट, प्रोसेसिंग क्षमता, कि वो कितने डेटा की प्रोसेसिंग 1 मिली सेकेंड या
मिनी सेकेंड में कर सकता है। सेकेंड में कितनी वो कर सकता है, वो कितना आपको फर्स्ट रिजल्ट देता है, या उसका एक्सेस टाइम, क्या उसका एक्सेस टाइम कितना है। एक बात बताओ मेरे साथियों, मैं आपको बताता हूं, क्या किसी, बताना मेरे को, क्या किसी कंप्यूटर का एक्सेस टाइम ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना, ठीक है। क्या किसी कंप्यूटर का एक्सेस टाइम ज्यादा होने पर, नहीं, क्या किसी कंप्यूटर का एक्सेस टाइम ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ इतना है। यस या नो में देखो, आपने सुना होगा इस कंप्यूटर का एक्सेस टाइम इतना है, उसका एक्सेस टाइम इतना है। हमेशा दोस्तों मेरे साथ याद रख लेना, किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक्सेस टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या किसी कंप्यूटर का एक्सेस टाइम ज्यादा होना चाहिए, नहीं, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ लेना। अब देखो एक्सेस टाइम कैसे, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सेस टाइम कि आपका जो डेटा है, आपका डेटा रैम में है, कहां है, रैम में है या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, तो वहां से सीपीयू तक डेटा को लेके आने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। अब बताओ सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहे हैं किसी डेटा पर, उसको सपोज मान लो 12, 30, 45 पेज डेटा की रिक्वायरमेंट हुई, उसने कमांड सेंड की, उसने क्या की, कमांड सेंड की कि मेरे को वह डेटा चाहिए। वहां से वापस डेटा आया 12, 30, 55 पर। इन दोनों का कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ 10 सेकेंड इसका एक्सेस टाइम है, तो अगर ये 5 सेकेंड होता, क्या होता, अगर ये 5 सेकेंड होता तो क्या इससे बेटर नहीं होता क्या, यस, क्योंकि 10 सेकेंड में ये वापस इसको रिजल्ट दे रहा है। अगर 5 सेकेंड में देता तो ये इससे भी और बेटर कंप्यूटर होता है। तो क्या हो गया, एक्सेस टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना, आप बहुत ही कंफ्यूजन होते हो एक्सेस टाइम पर। एक्सेस टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिस कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम होगा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे अधिक होगी, सबसे बेटर होगी, ठीक है। आगे देखो, अब देखो साइज, कॉस्ट, पर्पस, नहीं सॉरी, प्रोसेस के आधार पर, साइज, कॉस्ट और प्रोसेस के आधार पर कंप्यूटर का टाइप। सुपर कंप्यूटर क्या है, सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, सुपर डुपर हिट वाला कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखो, सुपर कंप्यूटर होता क्या है, आपको पता है क्या, सुपर कंप्यूटर होता क्या है। देखो सुपर कंप्यूटर सभी श्रेणियों में, सभी टाइप, जितने भी कंप्यूटर के टाइप हैं, जैसे सुपर हो गया, मेन फ्रेम हो गया, मैक्रो हो गया, मिनी हो गया, ठीक है, इन सारे टाइप में सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट, सबसे तेज और आकार के आधार पर, क्या सबसे फास्ट और आकार, साइज, क्या है, साइज के आधार पर सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनके साइज जो होती हैं सबसे बड़ी होती हैं, क्या होती है, साइज सबसे बड़ी होती है। और संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, क्या स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे अधिक होती है। तो आपको क्या याद रखना है, 3 चीज याद रखनी है। सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं, साइज के आधार पर सबसे बड़े होते हैं, और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर सबसे बड़े होते हैं। कौन होते हैं, सुपर कंप्यूटर। नाम से याद रख लेना, हर कोई इंसान सुपर नहीं होता, सुपर वही होता है जो सबसे अच्छा कार्य करता है। और सबसे अच्छा कार्य कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है, जिसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान कार्य के लिए
किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस लाइन को, इस लाइन को क्या लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर प्रक्रिया। समानांतर प्रक्रिया क्या बोलते हैं, समानांतर प्रक्रिया पैरेलल प्रोसेसिंग पर डिपेंड होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग के आधार पर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था फ्लॉप्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लॉप्स में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, प्रति सेकेंड में उसके ऑपरेशन करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर सबसे अच्छा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद रख लेना आप। आगे चलो, अब देखो सुपर कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो आप। क्या जान लो, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो आप। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा बना था, बाद में कौन सा बना था, इन सारी चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है मेरे साथियों, अब देखो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, ये पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। CDC की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। अब देखो CDC 6600, इसके बारे में थोड़ा आप सुनो। बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूजन में हो जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो CDC 6600, लोग बोलते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो 1976 में आया था। कब आया था, 1976। लेकिन मैंने यहां पे 1964-65 डेट लिखी है। क्यों लिखी है, क्यों लिखी है आप बता सकते हो। मैंने ये डेट यहां पे इसलिए लिखी है, 1964-65 CDC सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC था। लेकिन इसकी वर्किंग क्या थी, नील। मतलब कि यह आउटपुट, इनपुट लिया प्रोसेसिंग की, बट आउटपुट नहीं दिया यूजर को। इंटरनली आउटपुट दिया उसने, जहां पर वैज्ञानिकों ने सीन भी किया, बट एक्सटर्नल रूप से इसने आउटपुट नहीं दिया। इस वजह से क्या हो गया, ये नील हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस इसके ऊपर कार्य किया और फिर दोबारा इसको डेवलपमेंट हुआ। हर एक चीज वापस जीरो से शुरुआत थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, 1976, कई जगह पे आपको 74 डेट मिलती है। दोनों डेट जब आपके एग्जाम में दोनों डेट हो, तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, 1976। लेकिन जब 1976 नहीं हो, तब देनी है आपको 1974। ठीक है, अब देखो रीनेम हुआ था 1976 में, इसका वापस रीनेम हुआ था, वापस कार्य किया और रीनेम करके क्या कर दिया था, क्रे फर्स्ट। क्या कर दिया, क्रे फर्स्ट। तो 1976 में क्रे फर्स्ट था। और सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, क्रे सिमूर। यह याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 लाइनों को लगा लेना। अगर उसने सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा तो वो साइज कॉस्ट वो कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं तो इन तीनों से तो वो 100% पूछ लेगा। यहां से एग्जामिनर बाहर जाएगा ही नहीं
अभी इतने एग्जाम हुए थे 2023 और 24 में, इस स्लाइड से क्वेश्चन आया है हर एक एग्जाम में, चाहे सीईटी हो, चाहे ग्रेजुएशन वाली हो, चाहे 10+2 वाली हो। ठीक है, आगे देखो, भारत में, वर्ल्ड में बना सुपर कंप्यूटर तो भारत में भी तो बना होगा। क्या इंडिया वाले इतने पीछे हैं दूसरों से? नहीं है, इंडिया वाले इतने पीछे नहीं है दूसरों से। भारत में 1989 के अंदर, पुणे के अंदर, कहां? पुणे के अंदर सीडेक कंपनी की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? सीडेक कंपनी की फुल फॉर्म देखो, बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहां पर बहुत सी गाइडों में दे रखा है कंप्यूटर, बट कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटिंग आएगा यहां पर। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एनिक के बारे में, जहां पर एनिक की फुल फॉर्म में एक ही जगह ऑटोमेटिक दे रखा था, वहां ऑटोमेटिक नहीं एंड आता है, वैसे का वैसे यहीं पर कंप्यूटिंग की जगह दूसरे लोग या कुछ गाइडों में मैंने देखा है जहां कंप्यूटर लिख रखा है, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटिंग आएगा। ठीक है, 1989 इसकी डेट पूछी जाती है। पुणे में सीडे कंपनी की स्थापना कब की गई है? 1989 में। 1989 में स्थापना हुई, फिर क्या किया? 1999 में एक सुपर कंप्यूटर बना दिया था, एक सुपर कंप्यूटर बना दिया था, जिसका नाम क्या था? परम 8000। अब देखो 1991 में परम 8000, क्या परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था। अब देखो विजय भाटकर साहब, क्या नाम था इनका? हिंदी में देखो, विजय भाटकर भी बोलते हैं, विजय भटक्कर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इनको भारत में सुपर कंप्यूटर के फादर बोला जाता है। ये एक बात बताऊं, राजीव गांधी जी ने यह कार्य बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने येन केन प्रकार सुपर कंप्यूटर को भारत में बनाया था। एक स्टोरी बताता हूं मैं, देखो जब सुपर कंप्यूटर दुनिया वालों ने बना दिया था, तब भारत में सुपर कंप्यूटर की डिमांड भी बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमाणु परीक्षण होने वाला था थोड़े ही टाइम बाद में, उसके ऊपर कार्य स्टार्ट हो गया था, तो उनको क्या सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर राजीव गांधी जी चीन गए, चीन वालों को बोला कि हम सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन वालों ने बोला कोशिश करते रहो, कभी सफल मत होना। राजीव गांधी जी ने बोला ऐसा क्यों? तो राजीव गांधी जी ने बोला कि हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, हमें इस चीज की, इस पार्ट की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बताया कि आज क्या कभी भी आपको इसके लिए हम मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीन जो है वो सामने से आपकी दोस्ती बताता है, लेकिन पीछे आपके पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला है ये। तो उन्होंने, चीन ने साफ मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर में आपकी मदद नहीं कर सकते। यूएस गए, वहां से भी इनको क्या नाकामियां हासिल हुई थी। फिर आपको पता है आखिर में कौन सहयोग करता है? आपका परम मित्र, जो आपका साथी होता है वो आपकी जरूर मदद करता है। और भारत का साथी कौन है? रूस। उस समय राजीव गांधी जी ने रूस के साथ वार्तालाप की और वहां से फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। और फिर 1989 में सबसे पहले रूस ने यही बोला कि हम आपकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते हैं साथी, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं हमारी कि हम आपकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते हैं। आप क्या करो, 1989 है यहां पे, 1989 में उन्होंने बोला कि आप एक संस्थान की स्थापना करो, सीडीएसी की स्थापना कब की थी? 1989 में।
ठीक है। तो उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की राजीव गांधी जी ने। फिर सारा कार्य कौन संभाल रहे थे? विजय भाटकर साहब। हर एक चीज इनके निर्देशन में हो रही थी। तो फिर रूस ने वहां से कुछ एम्प्लॉय और कुछ पार्ट इंडिया में आए, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हुई। उसके बाद बहुत ही जल्द 1991 में 1991 में सुपर कंप्यूटर की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई हमारे भारत देश के अंदर। और तब चीन को पता चल गया कि ये भारत वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, आगे देखो, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आपको। और देखो, ये देखो पिक्चर देख लो, थोड़ी सी सुपर कंप्यूटर की पिक्चर भी देख लो। ये जो है हमारा अभी का सुपर कंप्यूटर है, पुराना वाला नहीं है। ठीक है, देखो कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट में लगा रखा है। इस सुपर कंप्यूटर को लगाने के लिए आपको पूरे लैब की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको टेबल के ऊपर रख सकते हो, नहीं। अब देखो सुपर कंप्यूटर भारत में या वर्ल्ड में, पहले देखो वर्ल्ड के, देखो यहां पे लिख लेना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर या डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। कौन सा है? फ्रंटियर है। ठीक है, जो यूएस वालों ने बनाया था। और 2023 में सुपर कंप्यूटर की लिस्ट पर टॉप कौन है? फ्रंटियर से पहले कौन था? फुगा को जापान वालों ने बनाया था, ये याद रख लेना। पहले कौन था? फुगा को जापान वालों ने बनाया था। अब देखो इंडिया में कौन है? इंडिया में सबसे बड़ा या टॉप इंडिया की कंट्री में सुपर कंप्यूटर है एयरवर्थ। कौन है? एयरवर्थ। बनाया किसने है? सीडेक। सीडेक कहां है? अभी मैंने बताया था, पुणे में। सीडेक की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। यह भी मैंने बताया था। पहला सुपर कंप्यूटर 1999 में परम। ठीक है, परम सीरीज, यह भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर टॉप पर, यह टॉप कहां है? वर्ल्ड में। कहां है? मैं आपको क्लियर करके सही से लिख दूं, आप नोट्स के रूप में लिख देना, वर्ल्ड टॉप लिस्ट में। ठीक है, वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में। ठीक है, यह है भारत की टॉप लिस्ट में। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक और बात बता देता हूं, यह भारत में टॉप लिस्ट में है, तो इंडिया में कौन सी नंबर पे है? इंडिया पे किस नंबर पर है? नहीं सॉरी, वर्ल्ड में किस नंबर पर है? भारत में टॉप में है, तो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? वर्ल्ड की जो सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है उसमें 75वीं रैंक किसकी है? एयरवर्थ की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 75वें नंबर पर कौन है? एयरवर्थ है, जो सीडेक पुणे के द्वारा जून 2023 में बना था। पूरे जून 2023 में और जून 2024 तक यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में करंट के रूप में पूछा गया था। ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखो परम सीरीज 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फिर आईबीएम समिट, सन्नीवे, और फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है करे एचपी टर्मिटी। यह एग्जाम एसएससी वाले ने पूछा था। किसने? एसएससी वाले ने पूछा है इस एग्जाम्पल को कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सिर्फ एक यह था उसके अंदर ऑप्शन में। आगे चलो, सुपर कंप्यूटर आपके हो गए। ये चार नाम आप अच्छे से देख लेना। यहां से सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन बनेगा या बनेगा यहां से। इसके बाद सुपर कंप्यूटर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतने अच्छे से सुपर कंप्यूटर को पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। ठीक है, इसके बाद में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के बाद तेज कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर सुपर कंप्यूटर कुछ समय के लिए नहीं होए तो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी पर, स्टोरेज कैपेसिटी पर सेकंड नंबर पर टॉप कौन कर रहा है?
मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन कर रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो जिनका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कौन करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कौन करता है? संगठन। कोई भी संगठन, आतंकवादी संगठन हो गया, आपका संगठन हो गया, हमारा संगठन हो गया, कोई भी संगठन जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का किसके रूप में? सर्वर के रूप में। सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन की संज्ञा भी दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बिग आयरन की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग अधिक मात्रा में, क्या? अधिक मात्रा में डेटा की प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर बिग आयरन, ये आपके लिए ग्रीन करके छोड़ा है मैंने। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण देख लो, आईबीएम की जेड सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10 और CDC साइबर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल देख लो, चित्र देख लो, पिक्चर देख लो। ठीक है, आगे चलो। मिनी कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी बोला जाता है। देखो, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। कहां? मिड रेंज के कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग एक संगठन की ब्रांच, देखो बैंक के अंदर जो किसी भी ब्रांच के अंदर या फिर किसी छोटे संगठन में मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है सर्वर के रूप में, जिसका एग्जाम्पल आप चित्र देख सकते हो। ठीक है, यह क्या हो गया? मिनी कंप्यूटर हो गया। आगे चलो, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण देख लेना आप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वाला, हन्नीवेल का एग्जाम्पल देख लेना आप। ठीक है, हन्नीवेल, मोटरोला 68040, यह हमारे एग्जाम में पूछ रखा है एक क्वेश्चन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप देख लेना मिनी कंप्यूटर के। ठीक है, आगे चलो। माइक्रो कंप्यूटर, इसको के बारे में आप सारे लोग जानते हो, ऐसा मेरे को लगता है। लगता क्या है? 101% माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग एक यूजर द्वारा अपने पर्सनल कार्य को करने के लिए किया जाता है। अपने पर्सनल कार्य को किया जाता है। ठीक है, अब देखो पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल देखो, ये हो गया आपका पीसी, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, टैब। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आते हैं या माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आते हैं। ये मोबाइल हो गया, ये हो गया। मोबाइल का तो आप अच्छे से यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि मोबाइल को भी कंप्यूटर बोला जाता है। पूरे दिन गेम के लिए इसी का तो यूज करते हो आप। हाँ, इतना गेम नहीं खेलना चाहिए। गेम खेलो, लेकिन एक लिमिट होती है हर एक चीज की मेरे साथियों। क्या होती है? हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप ऐसे ही गेम खेलते रहोगे तो आपके अंदर संस्कार ही क्या बचेंगे? हैं? अच्छा, संस्कार से एक बात और बोल देता हूं मैं आपको। आपने एक कहावत सुनी होगी या एक बात सुनी होगी कि जहां बारिश नहीं होती है, जहां बारिश नहीं होती है वहां फसलें खराब हो जाती है। जहां बारिश नहीं होती है वहां फसलें खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां नस्लें खराब हो जाती है मेरे साथियों। अगर आप में संस्कार नहीं होंगे तो आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की नस्लें ऐसे ही खराब हो जाए, क्योंकि वो आपको देख के ही तो सीखेगी, वो किसी और को देख के नहीं सीखेगी। अगर आपके घर में आपके पिताजी को देखिए आपने जो चीज सीखी है
वही चीज आपके आने वाली पीढ़ी आपको देख के सीखेगी मेरे साथियों। तो थोड़ी सी कोशिश करना कि अपने संस्कार को बचा के रखना आप, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल देख लो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, फिर लैपटॉप कंप्यूटर, डिजिटल डायरी या नोटबुक बोल सकते हो। फिर एक वर्क स्टेशन में जो भी होते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखो, पर्सनल कंप्यूटर थोड़ी सी मैं आपको दो तीन चीजें पॉइंट के रूप में बता देता हूं। इंडिया में माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था पहला, इंडिया का माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, ठीक है। पॉइंट बना के नोट बना के इन चीज को लिख लेना, ठीक है। फिर फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन एक महीने पहले एक एग्जाम में पूछा है, वहां से मैं पकड़ के यहां लेके आ गया हूं आपके लिए, क्योंकि जो चीज पूछ ली है एक बार और उसको सेकेंड या थर्ड टाइम में पूछी जाती है, फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है, वेटेज कम हो जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रोबोट, याद रख लेना। इस रोबोट को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लेना, और ये ऐसे एग्जाम में पूछ रखा है कि जहां से अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB RPSC कॉपी करता है। कौन सा, एसएससी का पैटर्न, एसएससी के अंदर यह पूछ रखा है कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है, हेनरी एडवर्ड रोबर्ट, ठीक है। फिर एक देखो सिलिकॉन चिप जो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सिलिकॉन चिप जो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जिसका उपयोग साइज को कम करने के लिए, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन, मैंने पिछले वीडियो में कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ी में बता रखा है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज हुआ था। आईसी जो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। तो सिलिकॉन चिप का यूज किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो साइज को कम करता है। तो जैसे पहली पीढ़ी में जो साइज कंप्यूटर की थी, वो थर्ड पीढ़ी में कंप्यूटर की साइज कम थी। मतलब कि जैसे जैसे साइज कम हुई वैसे वैसे कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा मेरे साथियों, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया था इसी वीडियो में। वो कंप्यूटिंग कंपोनेंट जो किसी अन्य सिस्टम का भाग होते हैं, जिसका उपयोग किसी कंप्यूटिंग उद्देश्य से किया जाता है, जैसे डिजिटल वॉच, एटीएम, वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई और यह एक भाषा में है, वो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो आपके लेवल पर ग्राउंड लेवल की डेफिनेशन बताई थी। कैसे, मैंने क्या बोला था कि किसी फिक्स कार्य को करने के लिए वो एक ही फिक्स कार्य करती है। जैसे ये देखो, जिसका उपयोग किसी कंप्यूटिंग उद्देश्य से किया जाता है, मतलब एक ही उद्देश्य के लिए उसका यूज किया जाता है, तो वो कौन से हो गए, एम्बेडेड सिस्टम हो गए, ठीक है मेरे साथियों। कौन से हो गए, एम्बेडेड सिस्टम हो गए। एक याद रख लेना कि ये जो डिजिटल वॉच और एटीएम होते हैं, इसके अंदर भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। बहुत से एग्जाम्पल या बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्बेडेड सिस्टम निम्न में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। डिजिटल वॉच, एटीएम, वॉशिंग मशीन, या और भी कोई ऐसी डिवाइस जिसके अंदर चिप लगी होती है और वो चिप जो होती है एक फिक्स कार्य करती है, मतलब कि उसमें प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते, वो वाले एम्बेडेड सिस्टम में आते हैं, ठीक है मेरे साथियों। आगे चलो, आज हमने जो पढ़ा है कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा है। अब हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। देखो मैंने 4 वीडियो आपको दिए हैं, आगे पूरी सीरीज ऐसी की ऐसी आपके लिए आती रहेगी, ठीक है। अब आप क्या करना, इन चारों को फर्स्ट मोड में एक बार वापस रिवीजन करना, इन सारे के एमसीक्यू, और 20 तारीख के बाद में आपको सारे के सारे एमसीक्यू प्लस आगे के सारे वीडियो आपको लाइव मोड में मिलते रहेंगे। अभी आपको किसी समस्या की वजह से आपको सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड में दे रहा हूं मैं, ठीक है। और जो 3-4 लोग बोल रहे थे कि सर आपने बोल दिया था कि लाइब्रेरियन
ग्रेड सेकेंड के यूनिट 5 के बारे में आपने करवाने के लिए बोला, आप नहीं करवा रहे हो, इसलिए हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं यह बता देता हूं कि अब मैंने शुरुआत कर दी है। देखो बीच में दिवाली थी, फिर मेरे को थोड़ा डेंगू हो गया, तो पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन अब आपके लिए लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड वालों के लिए पूरी यूनिट लाइब्रेरी ऑटोमेशन तक, और ऑटोमेशन ऐसा करवाऊंगा आपको कि अभी तक किसी ने नहीं करवाया होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। और 5th यूनिट में जो 25 से 30 क्वेश्चन जितने भी आवे, जिसमें से 101% यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। अगर डायरेक्ट नहीं तो आपको ऑप्शन को कट करके यहां से कर सकते हो, इतना मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आप अपने साथियों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ। जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतना आपको सपोर्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।